नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में विधायक के नेतृत्व में देवस्थान मंत्री से कार्यकर्ता मिले हैं। देवस्थान मंत्री से सैकड़ों कार्यकर्ता मिले। मंदिर कमेटी को बर्खास्त करने की मांग की गई। मंदिर कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि सर्किट हाउस के गेट पर धरने पर बैठे हैं आरएलपी कार्यकर्ता और मंदिर कमेटी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ नारेबाजी जारी है। खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं, जहां विधायक के नेतृत्व में देवस्थान मंत्री से मिले कार्यकर्ता। देवस्थान मंत्री से सैकड़ों कार्यकर्ता मिले हैं और मंदिर कमेटी को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। मंदिर कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि एकादशी पर खाटू श्याम जी मंदिर में अचानक से भगदड़ मच गई थी, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। उसके बाद अब विधायक के नेतृत्व में देवस्थान मंत्री से कार्यकर्ता मिले हैं। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक नए विश्व कीर्तिमान की, जो स्थापित किया है राजस्थान में। 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने राष्ट्रगान गाया है। 33 जिलों के 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ गाया। वंदे मातरम से शुरुआत की और राष्ट्रगान से समापन हुआ। सीएम अशोक गहलोत को प्रोविजनल सर्टिफिकेट सौंपा गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट सीएम अशोक गहलोत को सौंपा। नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है राजस्थान के बच्चों के द्वारा। राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने राष्ट्रगान गाया है। 4 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर से। बता दें कि यहाँ पर 33 जिलों के 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय गान गाया है। बता दें कि वंदे मातरम से इसकी शुरुआत हुई और राष्ट्रगान से समापन हुआ। ये एक तरह का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है राजस्थान के 1 करोड़ छात्रों के द्वारा। बढ़ते आगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा जारी है। स्पीकर बिरला ने लोगों से मुलाकात की है, लोगों की समस्याएं सुनकर और उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया है। 3 दिवसीय कोटा दौरे पर स्पीकर बिरला कोटा आए हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय कोटा प्रवास पर हैं, कोटा दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शक्तिनगर स्थित अपने कैंप कार्यालय पर लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। कोटा मेरा संसदीय क्षेत्र है, रक्षाबंधन का पर्व है। सभी हाड़ौती वासियों को, राजस्थान वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन का पर्व हमारा रक्षा का पर्व है। हम देश की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, हमारी बहना की रक्षा करें और समाज में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किस तरीके से हम देश में अपने कर्तव्य भावना से राष्ट्र की रक्षा का दायित्व निभाएं, राष्ट्र के लिए समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करके राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। इसलिए पर्व अपने आप में बड़ा महत्व का पर्व है। आपने कैंसर रोगियों के लिए भी बड़ी राहत की बात है कि टीम आई थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की, आपके प्रयासों के द्वारा। कोटा एक बड़ा संभाग हेडक्वार्टर है, जहाँ पर राजस्थान के 5-7 जिले तो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 5-7 जिले के लोग भी यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। इसलिए कैंसरों की बढ़ती संख्या हमारी चिंता का विषय है। इसलिए आने वाले समय में इस संभाग हेडक्वार्टर पर कैंसर का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के एक जो एक्सपर्ट टीम है
उनको आग्रह किया और केंद्र सरकार को आग्रह किया, राज्य सरकार को आग्रह किया कि वो यहाँ पर आकर वस्तु स्थिति को देखे और एग्जामिन करे कि यहाँ पर इस कैंसर के इलाज के लिए में क्या क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता है। वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर इसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक रीजनल सेंटर कैंसर का खुल जाए ताकि कैंसर के रोगियों को यहाँ इलाज हो सके। सर, आप जब भी कोटा आते हैं, जन सुनवाई रखते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निस्तारण भी करते हैं। सर, अमूमन किन ज़्यादातर समस्याएं किस तरीके की आती हैं सर आपके सामने? समस्याएं विविध है और विविध समस्याओं का समाधान हो, सबको न्याय मिले, सबको समस्या का सरल तरीके से हो, इसके लिए प्रयास करते थे। शनि शनि इसके परिणाम आते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि समाज के वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, इसके लिए सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। और आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन जगह जगह शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उदयपुर दौरा हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव का उन्होंने आगाज किया और माणिक्य लाल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें उदयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो लगातार लगभग 130-40 वर्षों तक चला, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, लाखों लोगों ने अपना जवानी समर्पित की, और इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, और निश्चित ही ये देश के 130 करोड़ लोगों के सामने भी और भारत के सामने भी समग्र रूप से एक ऐसा अवसर है जब देश आत्मावलोकन करे, देशवासी आत्मावलोकन करें कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस भाव को लेकर, जिस सोच को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस भावना को लेकर लाखों लोगों ने अपने आप को होम दिया, क्या देश उस लक्ष्य, उस मुकाम को प्राप्त करते हुए उस भावना के साथ में न्याय कर पाया। और निश्चित ही हम सब के लिए एक संकल्प लेने का अवसर भी है कि जो कुछ नहीं हो पाया, आगे 25 वर्ष में पूरा कर हम किस तरह से देश को संपन्न, सशक्त, समृद्ध देश बनाकर उन आज़ादी की लड़ाई के सिपाही, स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 130 करोड़ लोगों में यही भावना संचारित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत की और आने वाले 25 वर्षों को आज़ादी का अमृत काल ऐसा संज्ञा दी, जिसमें देश के सभी लोग इस लक्ष्य के साथ में जुटे और इस सब के लिए बंधन बांधने वाले सूत्र के रूप में उन्होंने तिरंगे की कल्पना की, जो तिरंगा इस विविधताओं में भरे हुए देश को एकता के सूत्र में निबद्ध करने का माध्यम है। हम सब तिरंगे के साथ लेकर तिरंगे को के साथ जुड़ें, हमें जोड़ने वाले तिरंगे के साथ में देश पूरा जुटे और देश को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए देश अपने आप को संकल्पबद्ध कर नियोजित करे। यही भाव इस 25 वर्ष में क्या बड़े लक्ष्य होने चाहिए? देखिए, भारत पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और पर्यावरण के संरक्षक की दृष्टि से समृद्ध देश बने। 130 करोड़ लोगों की ये थाती, ये जो है विश्व के लिए, विश्व के कल्याण के लिए नियोजित हो, इसी लक्ष्य को लेकर के देश को आत्मनिर्भर बनाना, न केवल आर्थिक रूप से अपितु देश को हर एक पक्ष से मजबूत कर देश को दुनिया का सर्वशक्तिशाली, दुनिया का समृद्ध और संपन्न देश बनाना। इसके लिए जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए वो सब देश को आने वाले 25 साल में उठाना चाहिए। और इसके लिए केवल सरकार नहीं, देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समर्पित करे, संकल्पबद्ध होकर के इस मिशन में साथ जुड़े, ऐसी भावना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बारिश से चंबल, पार्वती, काली सिंध नदियां उफान पर हैं। खातौली पार्वती पुल पर
2 फीट तक पानी आ गया है। स्टेट हाईवे 70 कोटा ग्वालियर श्योपुर मार्ग बंद होने की सूचना है। इसके साथ ही वाहनों की नदी के दोनों तरफ लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। चंबल झरेर पुलिया पर भी 8 फीट तक पानी आ गया है। 12 मथुरा मार्ग भी अवरुद्ध। काली सिंध नदी में भी तेजी से बढ़ रहा है पानी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश से राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क टूट चुका है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। चंबल, पार्वती, काली सिंध जैसी नदियां उफान पर आ गई हैं। लगातार तेज बारिश से खातोली पर्वत पर पार्वती पुल पर 2 फीट तक पानी चढ़ गया है। वहीं स्टेट हाईवे 70 कोटा ग्वालियर श्योपुर मार्ग भी बंद होने की सूचना सामने आ रही है। हाईवे के दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई हैं वाहनों की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी है? पूरे में काफी बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बिल्कुल प्रियंका, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की तेज बारिश की वजह से जो चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। तो वही है ना, खातोली पार्वती का जो पुल है उस पर 2 फीट तक पानी आ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का जो संपर्क है वो कट गया है, क्योंकि पुलिया पर पानी ही पानी है। स्टेट हाईवे 70 श्योपुर ग्वालियर मार्ग भी बंद होने की सूचना मिल रही है, क्योंकि वहां पर भी पानी ज्यादा हो गया है और जो संपर्क है वो कट गया है। वाहनों की जो लाइनें हैं दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें वहां पर मौजूद है, क्योंकि अब जब ये पानी उतरेगा तभी जो वाहनों की आवाजाही है वो हो पाएगी। चंबल झरेर पुलिया की अगर बात करें, उस पर 8 फीट पानी चल रहा है इस वक्त जी। और आगे भी ये पानी बढ़ने की उम्मीद है प्रियंका। तो जैसे जैसे ये वहां बरसात तेज होगी, और आज अगर कोटा की भी बात करें, कोटा में भी तेज बरसात हो रही है, तो चंबल का जल स्तर जो है वो भी अपने आप में बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कई मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो सकते हैं। 12 मथुरा मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि काली सिंध जो नदी है उसमें पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया है, वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से 12 और मथुरा का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, आवाजाही बंद हो गई है प्रियंका। जी योगेश, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुल पर 2 फीट तक पानी आ गया है, जिससे जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश से राजस्थान का संपर्क कट चुका है। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील तो की है, लेकिन क्या कुछ इंतजाम भी किए गए हैं? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि अभी और बारिश का दौर भी जारी रहने वाला है, अभी कुछ दिन और। बिल्कुल, प्रशासन ने अपनी तरफ से जो इंतजाम है वो किए हुए हैं। दोनों ही तरफ जो है लोगों को रोकने की व्यवस्था की गई, और प्रशासन ने अपनी तरफ से अपील भी जारी की है कि मौसम ऐसा है, नदियों में बहाव तेज है पानी का, इसलिए यात्रा करने से जितना हो सके बचें, और जरूरी हो उसी सूरत में यात्रा करें। अपनी तरफ से प्रशासन ने जो है वो पूरी तैयारी करके रखी हुई है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें देखने को मिलती है कि लोग फंस जाते हैं, मानते नहीं है। तो प्रशासन की अपील पर न्यूज 18 भी यही अपील करना चाहेगा कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है, क्योंकि पुलियाओं पर ज्यादा पानी है और बहाव नदियों का तेज हो चुका है। इसकी वजह से जो प्रशासन है उसके सामने भी बड़ी दिक्कतें हैं लोगों को बचाने के लिए, किस तरीके से लोगों को समझाया जाए और उन्हें सही सलामत उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जी चलिए योगेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं श्रीगंगानगर की, जहां रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रायसिंह नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दुकान में हुई चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक बेधड़क बिना डरे दुकान के भीतर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। मौके पर पहुंची रायसिंह नगर थाना पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और तलाश करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है।
और बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में अल नजा युद्धाभ्यास जारी है। भारत ओमान की सेनाओं का ये युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में चल रहा है युद्धाभ्यास। भारत और ओमान की सेना कर रही है युद्ध अभ्यास। बीकाड़ा में अल नजा युद्धाभ्यास शुरू हुआ। भारत ओमान की सेनाओं का ये युद्ध अभ्यास है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस युद्धाभ्यास को लेकर? ये बीकानेर के महाजन फायरिंग जो फील्ड रेंज है, यहाँ पर इंडिया और ओमान की जो सेना है इनका संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। और यहाँ पे दोनों ही सेना है, इन्होंने एक डबी जो पूरा है वो दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर जो आतंकी है उनको नेतृत्व किया जाता है। एक बिल्डिंग में आतंकवादी छिपे होते हैं जहाँ पर आर्मी से जवान उतरते हैं दोनों ही सेनाओं के, और रैंक करके आर्मी के जो जवान हैं वो वहां तक पहुंचते हैं और 2-3 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर देते हैं। इसके बाद में जो हॉस्टाइल जो किए गए थे, जो जिन लोगों को बंधक बनाया गया था आतंकियों द्वारा, उन लोगों को भी सेना के जवानों ने छुड़ा करके अपना पराक्रम दिखाया है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरह से ये एक्सरसाइज की जा रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना का जो अदम्य शूर जो वीरता है उन सभी को दर्शाती हुई नजर आती है कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो किस तरह से अपने देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जी मनीष, ये जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की कोई जानकारी कि भारत और ओमान दोनों की सेनाएं जो है युद्धाभ्यास कर रही, तो किस क्या कोई पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन है जिसकी तैयारियों को लेकर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है? देखिए, भारतीय सेना जो है वो अपने मित्र देशों के साथ में लगातार इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती आई है, युद्धाभ्यास करती रही है। और ये इससे पहले भी ओमान की सेना के साथ में जो अभी जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है पिछले 10 दिन से लगातार, ये चौथा युद्धाभ्यास है और इसको अक्स अल नजा नाम दिया गया है। चौथा युद्धाभ्यास है। इससे पहले भी 3 युद्धाभ्यास ओमान की सेना के साथ में भारतीय सेना कर चुकी है। और युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि आखिर में 2 देशों की जो सेनाएं हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को समझ सकती हैं, साइकोलॉजिकली वो एक दूसरे को कितना समझने में मदद, आपसी जो तारतम्य है वो बनाए जाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से इस तरह के युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जाता है, जहां पर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो ओमान की सेना के साथ में जो है युद्धाभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। और दोनों देशों की जो सेना है इसके बीच में एक काफी अच्छी जो है बॉन्डिंग है, कॉम्बिनेशन है, वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 16 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दरअसल नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन जब्त हुई। पुलिस के हत्थे चढ़े युवक विष्णु कुमार निवासी 2 KLD हैं, तो वहीं दूसरा युवक दर्शन सिंह निवासी 365 हेड है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। और अब बात नागौर जिले की, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 130 ग्राम MD जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 130 ग्राम MD, 1,28,000 की नकदी, तस्करी में प्रयुक्त कार और 2 नंबर प्लेट बरामद किए हैं। जब्त MD की बाजार की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।